नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं मौसमी सिंह। सियासी मौसम में सियासी चर्चा तो चल ही रही है। एक तरफ दिल्ली में नई सरकार बनी है और बीजेपी की महिला नेता, महिला विधायक रेखा गुप्ता ने कमान संभाली है, तो जाहिर तौर पे एक नया दौर शुरू हुआ है। और सियासत में कहा जाता है कि ये सच है कि रंग बदलता था वो हर एक लम्हा, लेकिन वही तो सबसे कामयाब चेहरा था। तो कहीं ना कहीं सियासत के अलग अलग रंग हम लोग ने देखे पिछले 25 सालों में, किस तरह से भाजपा से शुरुआत हुई और 15 साल कांग्रेस का कार्यकाल चला और उसके बाद आम आदमी पार्टी का एक दौर आया और अब क्या बीजेपी की जो बारी आई है वो कई पारी चलेगी, ये लगातार सवाल बना हुआ है। और जाहिर तौर पे बीजेपी भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। तो आइए इसी पे आज हम लोग अपनी चर्चा करेंगे और हमारे साथ इस चर्चा में, इस सियासी चर्चा में जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं उनको आप अच्छी तरह से जानते हैं। दिल्ली के सियासी दंगल में संदीप दीक्षित एक अहम किरदार उन्होंने निभाया। हालांकि कई किरदार आते हैं और अपना रोल निभाते हैं, लेकिन संदीप दीक्षित कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, सांसद रहे और शीला दीक्षित के बेटे हैं। और जाहिर तौर पे परवेश वर्मा और अरविंद केजरीवाल के साथ साथ वो भी नई दिल्ली विधानसभा से चुनाव लड़ रहे थे, जहां से परवेश वर्मा ने अपना परचम जमाया। तो संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आज तक पर। और ये जो चर्चा हम लोग कर रहे हैं तो एक लंबा दौर रहा, पिछले 1-2 महीने काफी चुनावी लड़ाई चली और कहा गया कि संदीप दीक्षित बीजेपी की बी टीम है, इस तरह के आरोप आप पे लगे। लेकिन जिस तरह से शपथ ग्रहण समारोह हुआ रामलीला मैदान में, उसी रामलीला मैदान में जहां पे आम आदमी पार्टी का एक तरीके से जन्म, वहीं से शुरुआत हुई और हमने कई आंदोलन देखे। मुझे याद है कि शीला दीक्षित जब मुख्यमंत्री थी, कई रैलियां रामलीला मैदान में हुआ करती थी। तो किस तरह से आप देखते हैं ये जो नई पारी की भाजपा की शुरुआत हुई? देखिए, पहले तो मैं आपके माध्यम से रेखा जी को, उनकी पूरी टीम को शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बड़ा इन्होंने एजेंडा बनाया है, काफी बातें कही हैं, जिसका एक वित्तीय प्रभाव भी है दिल्ली की सरकार पर और दिल्ली के विकास के बारे में भी। छोटी, बहुत ज्यादा तो नहीं, कुछ एक छोटी मोटी बातें इन्होंने कही हैं। तो एक तो मैं आशा करूंगा कि जो ये कहा है इसको पूरा करने की कोशिश करें, क्योंकि जो दिल्ली सरकार की हालात है वो कोई इतने अच्छे नहीं है। ऐसे हालात नहीं है कि आप इसमें बहुत ज्यादा कोई बोझ ऊपर से डाल सकें। तो उसको ये लोग कैसे कर पाएंगे, क्या कर पाएंगे, ये देखते हैं। लेकिन चलिए, अभी तो शुरुआती बात है, तो कोई भी नई सरकार आए उसको शुभकामनाएं देनी चाहिए और आशा करना चाहिए कि हम लोग जो पिछले 7-8 साल में जो एक टूटती हुई, बिगड़ती हुई दिल्ली से जूझ रहे थे, उससे कुछ निजात तो कम से कम हर नागरिक को मिलेगी। ये मैं देख रही हूं कि कांग्रेस ने का जो आप बिल्कुल कांग्रेस की जो लाइन है कि स्वागत किया है आप लोग ने, ये जो शपथ ग्रहण हुआ है, बधाई दी है। तो आपको लगता है लोकतांत्रिक प्रक्रिया में ये भी जरूरी है, जिस तरह से जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं आतिशी, वो नदारद थी, मौजूद नहीं थी, तो हालांकि कांग्रेस ने उसके विपरीत शुभकामनाएं दी हैं। देखिए, शुभकामनाएं कभी भी देनी चाहिए, जनता का एक मत होता है। अच्छा है ना भाई, अगर हम चुनाव हारेंगे तो ये थोड़ी कि हम कोई पटाखे छोड़ेंगे। आदमी को अच्छा नहीं लगता है, आदमी को लगता है कि मेहनत की है या हम ज्यादा डिजर्विंग थे। लेकिन अगर जनता ने किसी को मौका दिया है और उनकी भावना किसी पार्टी से या किसी नेता से जुड़ी है, तो उनको शुभकामनाएं जरूर देनी चाहिए। क्योंकि देखो, हम लोग पार्टी में हैं, पॉलिटिकल पार्टी के हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी का आदमी चाहेगा जो सरकार सामने है वो अच्छा काम नहीं करे, निकम्मी निकले, तो अगली बार हमें मौका मिलेगा। लेकिन वो हमारी पॉलिटिकल एक चाह होती है। लेकिन हम भी एक नागरिक हैं, हमारे बच्चे भी इस शहर में जीते हैं, हमारे दोस्त भी इस शहर में जीते हैं। तो अगर शहर या राज्य अच्छा नहीं करता है तो हमारी भी तो जिंदगियों पर एक बुरा प्रभाव पड़ता है ना। तो एक नागरिक के रूप में हर व्यक्ति इस चीज को चाहेगा कि उसकी सरकार जो है, जिसने भी चुना हो, आपने चुना हो नहीं चुना हो, कुछ कामों में पहले से एक बेहतर काम करे। ठीक है, राजनीतिक रूप से मौका जब मिलेगा, नहीं मिलेगा, आलोचना करना कोई भी विपक्षी पार्टी का कर्तव्य है, वो हम करेंगे। और आलोचना से कभी कभी अच्छा काम भी निकलता है, कभी कभी एक सरकार बुरी काम करती है तो जनता भी उससे सवाल खड़ी करती है। तो वो हमारा जो रोल है करते रहेंगे। लेकिन ये मैं आशा करूंगा कि भाई आप बहुत चीजें कहकर आए हो, आपने ये भी कहा है कि पिछले सरकार ने जितनी चीजें राहत दी थी सबको आप चलाएंगे। तो कैसे चलाएंगे, क्या चलाएंगे, देखेंगे
और इंतजार करेंगे। देखिए, कोई भी नई सरकार को कम से कम 6-8 महीने, साल भर तो देना ही चाहिए कि आप अपना काम करो। इस बीच में हाँ, कुछ बहुत ही वैसी कोई बात हो जाए तो अलग बात है, लेकिन थोड़ा सा संयम रख के विपक्ष को कुछ समय देना चाहिए सरकार को। उसके बाद देखेंगे ये लोग क्या करते हैं। क्या इस तरह से मतलब आपको लगता है कि अगर कोई विपक्षी दल विरोध करता है शपथ ग्रहण का, नदारद रहता है, प्रोटेस्ट करता है, तो खार खाया हुआ है, मतलब अंगूर खट्टे हैं? अरे देखिए, वो उसमें नहीं जाते। देखिए, वो हर उसका अपना, क्यों आपको लगता है? नहीं, हर किसी का अपना। देखिए, सामान्य जो है, मैंने ये देखा है कि जब शपथ ग्रहण समारोह होता है तो जो मुख्यमंत्री रिटायर कर रहा होता है या जो अभी हट रहा होता है, वो उस मार्च में आता है, जो मैंने देखा है। जैसे मुझे याद है, जब शीला जी पहली बार बनी थी तो सुषमा जी आई थी, हाँ, राजनिवास में आई थी। उसके बाद वो चले जाते। मुझे अभी याद है, मैं जब कमलनाथ जी के स्वेरिंग इन पे गया था तो शिवराज सिंह जी आए थे, और उसके बाद नया जब उसने मुख्यमंत्री ने शपथ ले ली तो उसके बाद चले गए। तो ये होता है, लेकिन उसमें देखिए कुछ मुझे लगता है ऐसा भी होता है कि भाई जैसे जब शीला जी हारी थी तो ये हुआ कि भाई जब उसको 15-20 दिन बाद जब शपथ ग्रहण हुआ तो कोई फोन नहीं आया, कोई वो नहीं आया। उस दिन सवेरे एक न्योता आ गया तो लगा कि भाई नहीं चाहते हैं आने का। लेकिन एक उसमें मेरे ख्याल से एक प्रोटोकॉल मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि देखो सरकार में प्रोटोकॉल भी जरूरी होता है। जो आदमी हारा है मुख्यमंत्री के पद पे, उसकी भी तो एक अहमियत है। ऐसा थोड़ी कुछ समय पहले तक वो जनता का चाहता था, आज भले ना हो तो उसको भी एक सम्मान से जगह देनी चाहिए। अब वो उस तरीके से न्योता उनको मिला नहीं मिला ये तो मैं नहीं कह सकता हूं, पर मुझे लगता है कि आपको जाना जरूर चाहिए था। भाई, लोकतंत्र में अगर आप जीत का जश्न मनाते हैं तो हार के समय भी तो सम्मान से आपको सामने आना चाहिए। हार का मतलब कोई ये थोड़ी है कि कोई आपको जलील कर दिया है। हार है, होती है राजनीति में, कभी आप हारोगे कभी जीतोगे। जी, आपने सुषमा स्वराज का जिक्र किया तो यहाँ पे जिक्र हो रहा था पूर्व में जो महिला मुख्यमंत्री रही हैं, ये चौथी मुख्यमंत्री होंगी बतौर महिला, पर दरअसल दूसरी ऐसी मुख्यमंत्री हैं जो चुनाव जीत के चुन के आई हैं और कार्यकाल संभाल रही हैं। जैसे शीला जी पहली थी ऐसी जिन्होंने पूरा चुनाव जीता था, फिर मुख्यमंत्री बनी थी और उनकी पारी काफी लंबी चली थी। तो बतौर लीडर आपको लगता है रेखा गुप्ता का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, डूसू से आई हैं, प्रेसिडेंट रही, उसके बाद उन्होंने एबीवीपी में एक लंबी पारी खेली, संगठन में रही लंबे समय तक। देखो, ऐसा है, आदमी की क्या क्षमता है क्या नहीं है तो कह नहीं सकते। जब आप मौका देंगे तो कभी कभी जिनमें बड़ी उम्मीद होती है वो जीरो निकलते हैं, और कभी कभी जिनमें ज्यादा उम्मीद नहीं होती अच्छा काम कर जाते हैं। तो जैसे मैंने कहा, इनको हम शुभकामनाएं देंगे। लेकिन मेरे मन में जो 2-3 सवाल निकलते हैं, वो रेखा जी का क्या अनुभव है वो तो जानते नहीं, क्योंकि शायद किसी भी एग्जीक्यूटिव पोस्ट में नहीं रही हैं, कोई मंत्री या पहली बार वो एग्जीक्यूटिव पोस्ट में आई है, जिसे हम लोग इलेक्टिव लेजिस्लेचर या इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स कहते हैं, उस रूप में, मंत्री या मुख्यमंत्री के रूप में। लेकिन अगर आप देखें जो 4-5 बड़ी चुनौतियां दिल्ली के सामने हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या काम रहा है या अनुभव रहा है और राज्यों में, अगर मैं उसको दिल्ली में लाकर देखूं तो लगता है कि इनके सामने चुनौती बहुत बड़ी होगी। देखिए, एक बहुत बड़ा जैसे पर्यावरण का विषय है, ठीक है, हाँ, कहीं मुझे दिखा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने पर्यावरण के काम पे कुछ बड़ा उत्कृष्ट काम कहीं किया हो। जब न आप गंगा जी का हाल देख लीजिए, 30-40 साल से गंगा एक्शन प्लान चल रहा है या और नदियों का चल रहा है। हवा के प्रदूषण में, भाई हवा के प्रदूषण में दिल्ली नहीं, इसमें हरियाणा भी है, उत्तर प्रदेश भी है, और राज्य में, इनमें तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं आसपास, तो उसमें कम से कम उसमें या थर्मल प्लांट्स को ठीक करने में कोई बहुत ज्यादा इनका एक क्रांतिकारी कदम नहीं दिखा। फिर आप आइए ट्रांसपोर्ट सर्विस में, ट्रांसपोर्ट में जो देख लीजिए, जो बड़े बड़े शहर भारतीय जनता पार्टी के आधिपत्य में रहे, क्या उनमें कोई बहुत बढ़िया काम हो पाया? ऐसा कुछ हमें खास दिखता नहीं है। एम्प्लॉयमेंट जो इस समय मेरे हिसाब से दिल्ली की सबसे बड़ी जरूरत है, एम्प्लॉयमेंट में बीजेपी की सरकारों ने कोई बहुत मान लें कि बड़ा ऐसा काम जिसका बहुत बड़ा उदाहरण लेते हो वो दिखाओ, वो करता हुआ दिखता नहीं है। हायर एजुकेशन में तो दिल्ली में ही एक भी कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं बना पाए पिछले 10 साल में भारत सरकार, तो क्या उसमें कुछ उन्होंने बहुत बढ़िया काम कर दिया हो? हेल्थ में जैसे इन्होंने कहा है कि कौन सी इनकी वो एक इंश्योरेंस स्कीम है उसको लाएंगे, इंश्योरेंस स्कीम आयुष्मान भारत तो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में एक्सेस देती है, नए की कोई बात की है क्या? तो मुझे तो ये 3-4-5 चीजें दिखती हैं, लगता है कि रेखा जी को कोई भारतीय जनता पार्टी के और राज्यों से उदाहरण लेकर काम करने का कोई बहुत ज्यादा उनको सहयोग मिलेगा नहीं। मिलेगा। हाँ, फिर खुद क्या कर लेंगे क्या नहीं करेंगे ये नहीं जानते हैं।
तीसरी चौथी चीज है, मुझे लगता है कि जो इन्होंने, जैसे मैं कल ही परसों ही एक सामान्य कैलकुलेशन कर रहा था कि जो इन्होंने नई राहत की बातें कही हैं वो 16 से 20 हजार करोड़ के आसपास पड़ती है। अगर आप उसको मतलब 100% करें, हाँ उसमें आप इफ एंड बट डाल दें कि हम महिला का सबको नहीं देंगे, इन्हीं को देंगे, गैस सिलेंडर को देंगे या कुछ या जो भी है, तो दूसरी बात है। मतलब जैसे अरविंद केजरीवाल ने, आपको याद है, कहा था सबको बिजली, और फिर कहा सिर्फ 200 यूनिट के नीचे, तो उसने सबको बिजली देनी थी तो 8,000 करोड़ का होता, उसने भी नीचे करके करीबन 1200-1500 करोड़ पे लाकर उसको रख दिया, और उसने केवल उसको वोट पे फोकस किया। वो कर लें तो दूसरी बात है, नहीं तो जैसे मैं बार बार कहता हूं, दिल्ली में अभी 76,000 करोड़ के करीब हमारा बजट है, 40,000 करोड़ कमिटेड है, 35, 36, 37,000 करोड़ के करीब आपके पास है कि उसमें आप डेवलपमेंट कर सकते हैं, सब्सिडी दे सकते हैं। वो ऑलरेडी हाईली स्ट्रेस्ड है, उसमें कुछ पैसा बचा नहीं है। तो हम 12, 15, 18,000 करोड़ का अगर नया खर्चा लाएंगे तो कहां से लाएंगे? तो फिस्कल जो बीजेपी की स्कीम है वो लगभग 12-15,000 करोड़ का, 12,000 करोड़ के करीब तो महिला योजना ही पड़ेगी। अगर देखो सिंपल नंबर आपको बताता हूं, दिल्ली में 72 लाख वोटर हैं महिला, तो 18 से प्लस मतलब 72 लाख हैं। मैं मानता हूं 72 लाख को नहीं दो, केवल 40 लाख को भी अगर आप दोगे तो 12,000 करोड़ पड़ता है साल में, और पूरे 72 लाख को दोगे तो आप समझ सकते हो क्या नंबर आएगा। फिर उसमें आपने 70 के ऊपर को 10 लाख का फ्री किया है, आपने 500 का सिलेंडर दिया, कई माने तो 16-17 हजार करोड़ के आसपास जाके ये बनता है। फिर आपने बिजली 300 यूनिट तक करने की बात कही है, तो ये पैसे क्या हम निकाल पाएंगे? और बाकी अगर हम राज्यों को देखें, जहां जहां इन्होंने इस तरीके के फ्री की बहुत सी चीजें दी हैं, वहां की भी राज्य सरकारों का फिस्कल बैलेंस कोई बहुत अच्छा चल नहीं रहा है। खबर आ रही है कि महाराष्ट्र में इनको दिक्कत हो रही है महिला योजना को आगे बढ़ाने में, मध्य प्रदेश में कुछ और करने का पैसा नहीं बचा है। तो ये मैं कह रहा हूं कि अपनी जो प्रॉमिसेस हैं उनको सामने लाना, दिल्ली की जरूरतों को सामने रखना, और एक कैबिनेट जिसका शायद उतना अनुभव नहीं है जितना एक अनुभव का एक फर्क तो पड़ता ही है, क्या सच्ची में ये डिलीवर कर पाएंगे? जैसे मैं कह रहा हूं, मैं अभी इस पर कोई सवाल नहीं खड़ा करना चाहता, लेकिन एक एक्सक्लेमेशन मार्क तो आ ही जाता है। मैं उसमें आपकी बात, मैंने ये सवाल इसलिए शुरू में पूछा कि आपने ऑफ कोर्स आपने खुद देखा होगा जब आपकी मां मुख्यमंत्री बनी, उनकी शुरुआती दौर और रेखा गुप्ता की शुरुआती फर्स्ट डे में क्या फर्क आपको लगता है बतौर एक्सपीरियंस, और बतौर आपको लगता है कि सिचुएशंस डिफरेंट हैं? क्योंकि यहाँ पे भी इनको 48 सीट आई हैं, केंद्र में सरकार भी है इनकी, तो वो एडवांटेज एक होता है खुद लीडर का रुतबा, उस देखिए आप यू आर फर्स्ट अमंगस्ट इक्वल्स कैबिनेट में, लेकिन फिर भी आप मुख्यमंत्री की भूमिका बहुत बड़ी होती है। फर्स्ट अमंगस्ट इक्वल वाला नहीं होता जो अंग्रेजी में कहा जाता है। तो देखिए शीला जी जब आई थी तो एक प्रतिष्ठित नेता थी कांग्रेस की, यूपी में मंत्री रह चुकी थी, राजीव जी के कैबिनेट में थी, उनकी पीएमओ में मंत्री रही थी, दिल्ली में लीड किया था। तो जब एक आप आते हैं तो आप अपने जो समकक्ष नेता होते हैं उनसे अगर आप थोड़ा सा ऊपर एक पहले ही आप थोड़ा सा तो उसमें एक अथॉरिटी और रिस्पेक्ट के साथ आते हैं, तो लोग अल्टीमेटली आपकी बात सुनते हैं। तो वो अपनी लीडरशिप अपनी सरकार में कायम करना उतनी बड़ी चुनौती नहीं रहती। बाकी ठीक है, उनके खिलाफ भी डिसीजंस हुआ था, डिसीजंस अलग होता है, डिसीजन सरकार से अलग जो लोग हैं वो करते हैं, लेकिन कैबिनेट का सहयोग, बड़े बड़े सीनियर लोगों का सहयोग, आप जब फोन उठाएं तो अटल जी आपसे बात कर लें, आडवाणी जी के पास आप जा सकें, जो हमने बार बार कहा शीला जी कर पाती थी, वो कर पाती थी क्योंकि एक लेवल पर आप थी और ये मानते थे कि भाई आप एज पीसीसी प्रेसिडेंट हो तो आपकी प्रमुख भूमिका रही दिल्ली में कांग्रेस को जिताने में। तब तो एक्चुअली केंद्र में बीजेपी की सरकार थी, बट शीला जी ने लीड किया था। रेखा जी के पास वो लेजिटिमेसी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप भी विधायक बनकर आई हैं और आपको एज ए सेट की अच्छा काम करें, लेकिन वो लेजिटिमेसी नहीं है। तो पहले वो अपनी लेजिटिमेसी कायम करना, क्या हर बार जब आपको दिक्कत होगी क्या बार बार उनके पास जाओगे जिन्होंने आपको चुना है? क्या वही आपकी बार बार आपका रिश्ता कायम करेंगे? शिकायतें दूर करेंगे या प्रैक्टिकल इश्यूज भी आ जाते हैं, तो इन सबको भी आप जूझें, आपका उतना अनुभव भी ना हो और फिर आपके पास इतनी चुनौतियां हो, तो मुझे लगता है एक ऐसी जगह पर हैं वहां जहां उनको काफी मेहनत करनी पड़ेगी और चुनौती रहेंगी। दूसरा ये जो आपने जिक्र किया, तो आपके ही कंटेंडर रहे नई दिल्ली में परवेश वर्मा, वो फ्रंट लीड में थे, ऐसा लग रहा था, वो फ्रंट रनर्स में उनका भी नाम था, और वो उनके पिता भी मुख्यमंत्री रहे, तो ज्यादातर मतलब कहा जा रहा था कि उनकी दावेदारी काफी प्रबल है। उसके अलावा और भी नेता थे जिनके नाम चल रहे थे फेहरिस्त में।
तो ऐसे में आपको लगता है कि उनके अपने सहयोगियों के साथ जो भूमिका है वो भी काफी अहम हो जाती है? जो हम बॉडी लैंग्वेज से देख रहे थे परवेश वर्मा की, जब विधायक दल की बैठक हो रही थी उसके बाद भी जब जाना था एलजी के पास तो वो अपने घर चले गए, बाकी मंत्री गए उनके रेखा गुप्ता के साथ, बाद में उनको बुलाया गया वहां पे। पहले ये चर्चा चल रही थी कि उप मुख्यमंत्री शायद वो बन सकते हैं, पर ऐसा हुआ नहीं। तो कुछ आपको लगता है कि ये उनके लिए काफी परवेश वर्मा की भूमिका जो है? देखिए, कह नहीं सकते अब परवेश जी क्या हैं, कितना उनका अथॉरिटी कंट्रोल है बीजेपी में, ये तो कह नहीं सकते। मुझे तो लग रहा था कि जब ये जीते थे तो जो सामान्य बीजेपी से खबरें आती हैं, मीडिया से आती है कि नहीं वो एक बड़े दावेदार थे मुख्यमंत्री बनने के, अब थे कि नहीं ये तो बीजेपी अपने अंदर में जाने। लेकिन देखिए बीजेपी का अगर आज जिसका नाम आ जाता है पहले वो तो कभी नहीं बनता बीजेपी में, वो तो अलग बात है। लेकिन बीजेपी में जो मैंने देखा है पिछले कुछ समय में कि बहुत हाईली सेंट्रलाइज्ड है। ऊपर के जो दो प्रमुख नेता हैं अमित शाह साहब और प्रधानमंत्री जी, हो सकता है थोड़ा बहुत उसमें रोल नड्डा जी का हो, कितना हो मैं नहीं जानता, मैं बीजेपी की अंदरूनी काम को नहीं जानता हूं, पर खबर यह कि ये दो जो कहते हैं वही भारतीय जनता पार्टी में एक तरीके से पॉलिसी होती है। तो उनका अगर कोई निर्णय हो जाएगा तो वो चलेगा। अब वो काम कैसा करेंगे अलग बात है। जैसे अभी राजस्थान में भी उन्होंने बिल्कुल एक ऐसे व्यक्ति को बनाया जिनकी शायद उम्मीद नहीं थी कि मुख्यमंत्री बन जाएंगे। मध्य प्रदेश में भी ऐसे व्यक्ति को बनाया, लेकिन उनके खिलाफ कोई चूचू वो नहीं है राज्यों में। छत्तीसगढ़ में भी डार्क हॉर्सेस तो अपने वो चल रहा है काम। अब वो काम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे वो अलग बात है। देखिए, आप किसी के हाथ में सत्ता तो दे सकते हैं, काबिलियत थोड़ी दे सकते हैं, वो अलग बात है। अब वो काबिल निकलेंगे नहीं निकलेंगे वो समय बताएगा, वो जाने, उनका काम जाने क्या होता है मध्य प्रदेश में, क्या होता है राजस्थान में, क्या होता है छत्तीसगढ़ में। लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरह से इनकी सीनियर लीडर एक तरीके से मुट्ठी मार के कहते हैं नहीं अब ये होगा तो वो होता है। तो इंस्टेबिलिटी वाली बात तो शायद ना हो रही है, शायद ना हो, कुछ नहीं कह सकते। लेकिन कैपेबिलिटी वाली बात, क्या आप काम कर पाएंगे कि नहीं, क्या उस तरीके से अपेक्षित आपको सहयोग मिलेगा। और सहयोग ऊपरी नहीं होता है, सहयोग दिल का होता है। जब सहयोग मिलता है तब कैबिनेट वो काम कर पाती है जो सामान्यतः नहीं कर पाएगी। अगर आपको कुछ ऐसा करना है, क्योंकि मैंने कहा चुनौतियां बहुत हैं, उस चुनौतियों में हाईली एफिशिएंट और फंक्शनल कैबिनेट की जरूरत पड़ेगी। पर यहाँ पे जो आप जिक्र कर रहे हैं तो ये सेंट्रल लीडरशिप आपकी है, डबल इंजन की सरकार की बात होती है बीजेपी में। यहाँ डबल इंजन की सरकार है और आपने यूनियन दिल्ली एज ए यूनियन टेरिटरी को बहुत करीबी से देखा है। मुझे याद है वो दौर भी जब शीला दीक्षित बार बार कहती थी कि पुलिस हमारे हाथ में दे दीजिए। कई बार उन्होंने ये ऐसे बयान दिए थे और उस पर नोकझोंक भी कई बार हुई थी। बीच में शायद चिदम्बरम साहब थे गृह मंत्री, तब उनके साथ भी वो बार बार ये एम्फसाइज करती थी अपनी सरकार रहते हुए दोनों तरफ। तो क्या आपको लगता है कि उस पोजीशन उसमें थोड़ा सा उनको स्मूथ फ्लो मिलेगा, कोऑर्डिनेशन मिलेगा? गृह मंत्री अमित शाह हैं और जिस तरह से दिल्ली पुलिस हो सकता है मिले। लेकिन देखिए फिर इसमें एक और है ना, अब आपके पास कोई एक्सक्यूज भी नहीं है। और ये डबल इंजन नहीं है, ये ट्रिपल इंजन है। देखिए एमसीडी भी इनके हाथ में, और लोग माने ना माने एमसीडी का बहुत पावर है दिल्ली में। 90-95% सड़कें तो एमसीडी के हाथ में है। आपकी जितनी कूड़ा करकट है वो एमसीडी के हाथ में है। सारा कंस्ट्रक्शन का जो धमाल होता है जिससे आपका बहुत हद तक जो है पोल्यूशन चल रहा है वो तो एमसीडी के हाथ में। मुझे लगता है चुनाव में भी ये बहुत बड़ा मुद्दा था, कूड़ा करकट प्रदूषण। और देखिए एमसीडी में क्या है, भले वो चला गया हो, इस समय जीत कर आए हो आम आदमी पार्टी, पर जो खबर आ रही है कि उनके 3-4 विधायक शिफ्ट कर गए हैं, सॉरी कॉर्पोरेटर शिफ्ट कर गए, तो मेयर बीजेपी का ही चुन लिया जाएगा। तो अगर मेयर इनका चुन लिया जाता है तो थोड़े समय में स्टैंडिंग कमेटी भी इन्हीं की चुन ली जाएगी, तो ये भी सरकार इनको मिल जाएगी एमसीडी की। तो इट्स डबल एज स्वॉर्ड आप कह रहे हैं? हाँ, वही हम कह रहे हैं। क्योंकि देखो मौसमी जी, आपने देखा होगा 15 साल मेरे ख्याल से 2007 से 2022 तक 15 साल एमसीडी में बीजेपी काबिज रही। 7 से 22 तक है ना, जब वो सीलिंग के ड्राइव में जीती थी, उस समय कांग्रेस की सरकार थी। 15 साल रहने के बाद भी कोई बहुत अच्छा इन्होंने प्रशासन नहीं दिया एमसीडी में। एमसीडी उसके तब भी कूड़े के लिए जानी जाती थी, आज भी, तब भी भ्रष्टाचार के लिए, तब भी इलीगल कंस्ट्रक्शन के लिए, तब भी टूटी हुई सड़कों के लिए। बल्कि मुझे तो याद है कि बहुत सी सड़कें जब दिल्ली सरकार ने अपने हाथ में ले ली एमसीडी से तो थोड़ा बहुत उनका कायाकल्प हुआ। तो एमसीडी की हालत तो दिल्ली में बहुत खराब है, हर तरीके का आप आरोप उस पर लगा सकते हैं। तो जो भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में कुछ खास नहीं कर पाई, क्या दिल्ली की चीजों को लेकर उतना काम कर पाएगी? भले उनको सपोर्ट हो। देखिए एमसीडी का सरकार तो जैसे कांग्रेस की थी या आपकी थी, तो करना ना चाहते हो सपोर्ट। मौसमी जी आप देखिए ना,
जब बने प्रधानमंत्री मोदी जी तो इनकी एमसीडी थी, ठीक है, 2-1 साल इनके अंदर रही, फिर 5 साल पहली बार जीते एमसीडी, तो 6-7 साल तो इन्हीं की सरकार के अंदर एमसीडी रही है, फिर क्यों हार गई? तो भारत सरकार तो सीधे एमसीडी एक्चुअली में देखा जाए तो एक्चुअली में भारत सरकार के कंट्रोल में है। एमसीडी का जो कमिश्नर है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है, वहीं से पैसा भी आता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं एक दिल्ली सरकार का जो पैसा जाना है जिसमें कभी कभी केजरीवाल गड़बड़ करते थे, उसके अलावा बहुत हद तक भारत सरकार का उसमें हस्तक्षेप है। तो उस एक तरीके से देखो वो भी तो डबल इंजन सरकार थी। हम लोग बात नहीं करते हैं क्योंकि दुर्भाग्य से हमारे मन में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कभी आती नहीं है, लेकिन दिल्ली में जो यहाँ की लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है वो बड़ी जरूरी गवर्नमेंट है भाई। उसकी बहुत जमीनें हैं, उसकी बहुत सड़कें हैं, उसके पास जिम्मेदारियां हैं, उसमें तो कोई बहुत बढ़िया काम ये कर नहीं आपको लगा। हाँ। अब आप जैसे आज ये कहते हैं साफ दिल्ली तो एमसीडी करेगी ना, दिल्ली सरकार तो नहीं करेगी। जब आपके पास 15 साल थी दिल्ली एमसीडी, तो क्यों नहीं कर दी दिल्ली साफ? उसमें ये भी कहा जा रहा है कि एलजी साहब रीड मशीन्स लगा देते हैं जैसे ही रिजल्ट्स आ जाते हैं, यानी कि वो पहले भी लगा सकते थे। यमुना पे बात करें अगर तो, क्योंकि कल यमुना आरती भी इन लोग ने की और जिस तरह से यमुना पर फोकस है, नहीं वो तो लगा सकते थे। तो इसलिए देखिए वो मतलब कहीं पॉलिटिक्स भी है इस पे, हो सकता है पॉलिटिक्स भी हो सकता है पॉलिटिक्स। आप कई बार एलजी साहब के पास गए नहीं, हम तो अपनी शिकायतों के लिए जाते हैं ना भाई, किसके पास आदमी जाएगा? अगर वर्तमान सरकार के खिलाफ कोई शिकायत होगी और होगी, अगर हमको लगता है बीजेपी की सरकार के खिलाफ भी कोई शिकायत करनी है तो भी हम एलजी साहब के पास। आम आदमी पार्टी नजर रखेगी आप पे कि आप बीजेपी के खिलाफ शिकायत करते हैं? जब शिकायतें सामने आएंगी तब रखेंगे। अभी वैसे मैंने कहा अभी 5-6 महीने तो वेट करो ना, अभी कहां से पता चलेगा भाई? क्या हम ये शिकायत कर दें कि इन्होंने कितना पैसा खर्च किया स्वेरिंग इन में? ये थोड़ी कोई शिकायत होती है। शिकायत तो जब आएगी सामने देखेंगे हम तब जाएंगे, लेकिन शिकायत होती है भ्रष्टाचार की, नॉन परफॉर्मेंस की शिकायत हम थोड़ी करते हैं एलजी को। वो तो हम जनता के एक समझ लीजिए प्लेटफॉर्म पर बात करते हैं ना। लेकिन एमसीडी का जो मैं कह रहा हूं, एमसीडी देखो ठीक है, एलजी साहब ने मदद करने की कोशिश की, क्या की, लेकिन देखो एक और है ना कि एलजी साहब के साथ असली में झगड़ा जिस तरीके का किया केजरीवाल ने, मुझे लगता है वो महंगा पड़ा। देखो आप एक आध चुनाव तो जीत सकते हो, कोई मुझे काम नहीं करने देगा, बार बार रोता बिलखता बच्चा नहीं ठीक होता है भाई। आप अगर हर पेपर में फेल हो जाएं और बार बार कहें कि टीचर ने मुझे फेल किया, मैं तो बड़ा अच्छा स्टूडेंट हूं, तो थोड़ी देर बाद तो मम्मी का डांट पड़ेगी ना कि यार तुम सबसे तुम्हारी नहीं किसी से नहीं पड़ती। सारी जनता है, जनता ने डांटा। हाँ, सभी खराब है क्या? आप 10 साल से आपके एलजी से नहीं पटी, आपकी पुलिस कमिश्नर से नहीं पटी, आपकी होम मिनिस्टर से नहीं पटी, आपकी एमसीडी कमिश्नर से नहीं पटी, आपकी चीफ सेक्रेटरी से नहीं पटी। एक बेचारी चीफ सेक्रेटरी को तो पिटवा भी दिया इन्होंने, तो किससे बनती थी आपकी? तो ये मुझे लगता है ये स्ट्रेटेजिकली इन्होंने गलती की। खैर वो छोड़िए, मेरा ये कि एलजी साहब आपके साथ रहें या आपके साथ ना रहें, मैंने तो पिछले 5-6 साल में कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज नहीं देखी जिसमें भारत सरकार ने दिल्ली सरकार को काम करने से रोका हो। डीले होती है, मैं हमेशा मानता हूं दिल्ली में डीले होती है, शीला जी के समय भी होती थी, उसके पहले मदन लाल खुराना जी के समय भी होती होगी, डीलेज होती होंगी। और क्योंकि ये एक तरीके से आधा राज्य है और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि दिल्ली गवर्नमेंट मीन्स दी एलजी, तो एलजी का एक वर्चस्व रहेगा, लेकिन उसके बावजूद भी आप काम कर सकते थे। हो सकता है रेखा जी को थोड़ा सा आसान हो वो काम करना है, लेकिन बात यह कि अगर सरकार काम करना चाहती है दिल्ली की, तो एलजी आपके साथ हो या ना हो, भारत सरकार आपके साथ कोऑपरेट करे या ना करे, बहुत सा काम हो सकता है। पर आपको लगता है कि जो कोर एरियाज आपने बताई 6-7 आपने गिनाए, जिसमें आपने कहा कि प्रदूषण है, उसमें आपने कहा कि यमुना की सफाई है, हायर एजुकेशन है, हेल्थ है, ट्रांसपोर्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, करेक्ट। तो आप अगर यमुना पे ही आ जाए, आपको लगता है कि यमुना साफ हो सकती है? देखिए यमुना हवाई बात है, यमुना में तो बहुत पहले आप काफी काम कर सकते थे। मैं जो बार बार आंकड़े देता हूं कि जो नजफगढ़ नाले पे 7 इंटरसेप्टर बनने थे, जो हमारे समय में कांग्रेस के समय बन रहे थे, जो उन्होंने कंप्लीट नहीं किए, वही आप कंप्लीट कर देते। आज क्या हुआ, 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने एक हाई लेवल कमेटी बनाई, इस चीज को उसमें लिया और एक एलजी साहब की अध्यक्षता में एक हाई लेवल कमेटी बनाई, जिसकी अगर आप जाएंगे मिनट्स आपको मिल जाएंगे इंटरनेट पे। उसमें नए एसटीपीज बन रहे हैं इंक्लूडिंग इंटरसेप्टर्स, जो काम एक्चुअली में तो आम आदमी पार्टी 7-8 साल पहले भी कर सकती थी। तो अगर वो अब एलजी की अध्यक्षता में, एलजी की सुपरविजन में बन रहे हैं और वो ठीक से बन गए, तो हो सकता है कुछ उसका असर हो। अब वो क्या एडिक्वेट है कि नहीं, क्या उनकी ट्रीटमेंट कैपेसिटी उतनी है जितनी जमुना को जरूरत है, मैं टेक्निकल आदमी नहीं हूं, तो मैं इस बात पर तो कोई कमेंट नहीं कर सकता हूं। लेकिन इसका सोल्यूशन टेक्निकल है, इसका सोल्यूशन ह्यूमन मैनेजमेंट है।
आप उसमें जो गंदगी गिरती है क्या उसको रोक पाएंगे कि नहीं? नजफगढ़ हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है, तो कहीं कुछ हद तक आपको लगता है हरियाणा से तो आता नहीं है। ये माना जाता है कि 97% के करीब जो गंद आता है दिल्ली में, यमुना जी में, वो दिल्ली की कॉन्ट्रीब्यूशन है। 3-4% के पीछे जहर मिला रही है अरविंद। चलिए वो तो नहीं, वो तो मुझे लगता है, देखिए वो एक उनकी हताशा थी। पर नजफगढ़ वाला पॉइंट जो है नजफगढ़ का है, दूसरा शाहदरा ड्रेन का है। और एक और चीज हुई है पिछले कुछ साल में, आपको याद होगा 2007-8 में पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज दिल्ली से हटाई गई थी, बड़ा हंगामा हुआ था। उससे भी काफी हद तक पोल्यूशन कम हुआ था। पिछले कुछ समय में इनफॉर्मल इलीगल इंडस्ट्रियलाइजेशन दिल्ली में बहुत हुआ है फिर से। तो क्या भारतीय जनता पार्टी सच्ची में इफेक्टिवली इनको रोकेगी, या कम से कम उनसे कहेगी कि एफ्लुएंट ट्रीटमेंट करिए, हमारा आज जमीन का पानी भी बहुत गंदा हो रहा है। ये सब ऐसी चीजें हैं जिनके पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस भी होंगे। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाना तो ठीक है, पैसा खर्च कर लीजिए, अच्छी टेक्नोलॉजी है, ये आप कर लेंगे। लेकिन जो और चैलेंजेस हैं, जो ह्यूमन चैलेंजेस, जैसे गंगा जी की जो सफाई थी, उसमें जो जहां जहां नाले बंद करने थे वो काम हो गया, और कई काम हुए। लेकिन जहां जहां ह्यूमन बिहेवियर की बात होती है, मानवता और पर्यावरण के बीच के जो संबंध में आदतों को बदलने की बात होती है, उसमें वहां भी सरकारें उतनी इफेक्टिव नहीं रही हैं जितनी होनी चाहिए। क्या वो हम कर पाएंगे दिल्ली में, वो देखते हैं, समय बताएगा। पर आप लोग का कांग्रेस की भी भूमिका काफी सवालिया निशान है कि कैसे निभाएंगे आप, क्योंकि विधानसभा में 0 सन्नाटा है, और जैसे कुछ आप लोग के चेहरे हैं, आप हैं या देवेंद्र यादव है, तो किस तरह से आप लोग निगरानी रखेंगे, या बीजेपी पे ये सवाल, अगर आप एक चीज देखिए, विपक्ष की भूमिका में कहां खड़ी है? अब आप एक चीज देखिए, 2020-21 में हम ही लोगों ने शराब घोटाला का रेज किया सवाल, और सबसे पहले उस समय अनिल चौधरी जी थे, पीसीसी, उन्होंने लेकर गए एलजी के पास, जिसपे एफआईआर हुई। सबसे पहले शीश महल का जब आया, उसके बाद एलजी के पास चिट्ठी ले जानी, उसका खुलासा हम लोगों ने शुरू किया। तो एजेंडा सेट तो भले हमारे पास एक भी विधायक हो या ना हो, हमने पहले भी एजेंडा सेटिंग की है। भारतीय अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार के सवाल पर बीजेपी तो कभी नहीं उठाती थी। इस चुनाव में भी अगर आप देखिए बीजेपी का क्या था कैंपेन, शीश महल और यमुना सफाई नहीं हुई। उसके बाद इन्होंने काम नहीं किया, उस पर एक भी शब्द ये नहीं बोल पाए। हाँ, एक जनरल कह देते थे कि सड़क पे गड्ढे हैं। सिस्टमैटिकली इनके पूरे क्लेम्स को हम लोगों ने डिस्ट्रॉय किया। तो मैं ये कहता हूं कि जब कोई चुनाव प्रतिनिधि नहीं था, फिर भी कम से कम दिल्ली का अगर पॉलिटिकल एजेंडा सेट करने में हमने एक भागीदारी निभाई, कितनी निभाई वो आप डिबेट का इशू है। तो आने वाले समय में भी एक राजनीतिक दल होकर, एक सोचते विचारते राजनीतिक दल होकर, जमीनी मुद्दाओं को समझ के, लोगों की भावनाओं को समझ के, हम जब भी ये सरकार हमको काम नहीं करती हुई या कमजोर दिखेगी, अगर हम उस बात का उल्लेख करते रहेंगे और जनता के साथ संवाद बना के रखेंगे, तो कांग्रेस को राजनीतिक जगह मिलेगी। दो बातें इसमें मुझे समझ में आती हैं। एक तो जो एक बयान आया कि कांग्रेस का ये 0 पिछले 0 से फर्क है, कि दूसरा बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ना आपकी शादी हो रही है, ना नाम, ना कुछ। देखिए, लेकिन कांग्रेस खुश है और 0 पाई है। 0 की खुशी नहीं है कोई ना। और बाकी लोग कहते हैं कि कौन हारा कौन नहीं हारा, हमें उससे कोई खुशी नहीं है। मुझे तो बार बार मैं कह रहा हूं, इससे बहुत निराशा है कि हम कम से कम 15% वोट पर नहीं आए, जो मुझे लगता आना चाहिए था। और जब कोई पार्टी, जब खुद आम आदमी पार्टी ही हमसे संबंध नहीं बना के चल रही थी, तो वो जीते या बीजेपी जीते, हम तो चुनाव लड़ रहे हैं। जब चुनाव आप लड़ते हैं तो आप जीतने के लिए लड़ते हैं, उसमें कौन हारे कौन जीते वो हमारी जिम्मेवारी। बेहतर 0 पाने के लिए नहीं लड़ते। नहीं, बेहतर 0 नहीं होता है। पर देखिए, एक बात है कि अब की बार जो मुझे लगता है शायद 2015 में या 20 में कोई कांग्रेस की बात सुनता नहीं था। भले हमको वोट पड़े ना पड़े, हमारी बातें लोगों ने सुनी, लोगों ने ये कहा, और मैंने तो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी देखा। हाँ, ये लोग हमसे जरूर कहते थे कि यार आप बाद में जाके आम आदमी से मिल लोगे, तो जो एंटी आम आदमी वोटर था वो हमारे पास नहीं आया। मुस्लिम और दलित को लगा कि नहीं यार बीजेपी निकल जाएगी, इसलिए गए। पर उन्होंने अब की बार जो पहले कभी कभी हमको लगता था कि कांग्रेस को बिल्कुल उन्होंने 0 काट करके रखा था, लोगों की मन में हम 0 नहीं थे, वोट पड़ा हो, ये बदलाव आपको लगता है? ये बदलाव मैंने देखा, क्योंकि पिछली बार भी हमने कैंपेन किया था। पिछली बार तो बल्कि शीला जी ने सांसद का चुनाव भी लड़ा था। उसके बाद जब वो बहुत दिन तक वो जीवित नहीं रही, लेकिन जब रही तो हम लोगों ने तैयारी की थी, तो एक फर्क तो उस समय दिख रहा था। इसलिए मुझे लगता है कि आने वाले 4-5 साल में अगर हमने सही में गंभीरता से अपनी भूमिका निभाई और लोगों के बीच में एक संवाद करते रहे, और जो एक तीसरी सबसे बड़ी कमजोरी हमारे यहाँ है कि संगठन बिल्कुल, जैसे हम लोग यूपी में कहते हैं ना 0 सन्नाटा है, वो अगर हम उसको कर पाए, क्योंकि आपका मैसेज तो लोगों में, उसका कार्यवाहक तो संगठन होता ना, वो अगर हम बना पाएंगे तो फिर हम एक अच्छी जगह अपने लिए बनाएंगे।
पर मायावती ने उल्टा राहुल गांधी पर पलटवार किया है दिल्ली का एग्जाम्पल देकर कि दिल्ली में आप लोग जो है बीजेपी की बी टीम है और आप हमें बता रहे हैं कि हम बीजेपी की बी टीम है, हम साथ आ जाते हैं। तो काफी नाराज अभी ताजा नहीं वो ठीक है, वो अपनी बेचारी कुछ भी कहें, क्योंकि उनको उत्तर प्रदेश में बड़ी दिक्कत हो रही है। उनको तो इसमें भी डर लग रहा होगा कि कहीं सपा कांग्रेस का गठबंधन हो गया तो फिर जैसे दिल्ली में कांग्रेस का हाल है उनका यूपी में वही हाल हो जाएगा। लेकिन मायावती जी से मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, उन्होंने भी तो कैंडिडेट लड़ाए थे ना दिल्ली में। मुझे तो याद है हमारी नई दिल्ली में तो एक बसपा का लड़ रहा था, तो वो किसके वोट काट रहा था, वो भी तो बताए ना। अपनी भूमिका भी तो बताओ। ठीक है, तुमको इतना भी नहीं वोट मिला कि कोई आपकी चर्चा करे, वो अलग बात है, लेकिन बसपा ने भी तो कैंडिडेट बनाए थे ना। अगर आपको इतना बीजेपी को हराना था तो आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर देते भाई, ये कैंडिडेट नहीं खड़े करते या कांग्रेस को सपोर्ट कर देते। आप इसलिए लड़े क्योंकि आप अपना वर्चस्व बना के रखना चाहते हो और आपके पास कोई गठबंधन में किसी ने आपको बुलाया नहीं, वही हमारा है। अगर हम गठबंधन में नहीं हैं तो हम तो अपनी साख बनाने के लिए, अपने वोटरों को वापस रखने के लिए हम कोई भी चुनाव लड़ेंगे। वो कहते हैं वोट ट्रांसफर नहीं होता। उन्होंने ये भी लिखा कि हम जब गठबंधन में जाते हैं तो ये कोई भी दल हमें वोट ट्रांसफर नहीं करा पाता, हम ही लोग वोट ट्रांसफर करते हैं, तो हम क्यों घाटे का सौदा करेंगे। हाँ, वोट ही कहाँ था उनका जो वोट ट्रांसफर करते। दूसरा, वो आपको सोचना चाहिए ना। देखिए, अगर आप किसी गठबंधन में जाते हैं और आपका वोटर चला जाता है, किसी और का वोटर आपके पास नहीं आता है, तो ये तो बात आपको सोचनी चाहिए ना। आप एक राजनीतिक दल हैं, ऐसा क्यों है कि और पार्टियों के वोटर आपसे परहेज करते हैं? ये तो एक राजनीतिक सवाल है ना, ये एक दूसरे पार्टी की जिम्मेवारी नहीं है। ये आपने क्या लोगों के बीच में अपनी जगह बनाई है, किस तरीके से लोग आपको देखते हैं। क्या इतना लोग आपसे परहेज करते हैं कि उनकी पार्टी कह दे फिर भी उनका वर्कर आपके साथ ना खड़ा हो? ये तो सवाल मायावती जी को आंसर करना चाहिए ना मेरे ख्याल से, क्योंकि पहले भी उनका दिल्ली से काफी नाता रहा है। पढ़ाई नहीं दिल्ली की नहीं, पढ़ाया भी यहाँ पे दिल्ली की रही तो वो, और पहले भी चुनाव में लड़ाती रही है वो अपने उम्मीदवार। एक वोट बैंक उनका कभी 7-8-10% तक उनको वोट मिला था, मिला है। जो मान लीजिए उस समय तो कांग्रेस का वोटर था, पर क्या कभी कांग्रेस तब कहती थी कि आप बीजेपी की बी टीम हो? हम तो नहीं कहते थे भाई। ठीक है, उनके कारण कई सीटें हम लोग हारे थे। जब हम लोग जैसे तीसरी बार, दूसरी बार भी हम लोग जैसे एक बार शायद 43 सीटें आई, एक बार शायद 39 सीटें आई। हमारी समझ लीजिए 48, 49, 50 के करीब सीट्स आती है। अगर बसपा नहीं लड़ रही होती तो कभी हो भी सकता था कि अगर 1-2% ऊपर नीचे हो जाता तो इनके वोट्स क्रिटिकल पड़ जाते। पर ठीक है, आप अपनी साख बनाने के लिए चुनाव लड़ते हो, हम तो नहीं कहते थे। जबकि मालूम था कि बसपा 80-90% तो कांग्रेस का ही वोट काटेगी। तो लेजिटिमेट पॉलिटिकल एक्टिविटी होती है। अच्छा, क्योंकि मैं एक सवाल इस पे कर ही लेती हूँ, क्योंकि यमुना का जिक्र हुआ और गंगा का भी, आपने गंगा एक्शन प्लान का जिक्र किया। तमाम रिपोर्ट्स भी आ रही हैं महाकुंभ को लेके। विपक्ष में ममता बनर्जी ने भी बोला कि मृत्यु कुंभ है। अखिलेश यादव अग्री करते हैं उससे। राहुल गांधी रायबरेली दौरे पर थे, पर वो जा नहीं रहे हैं महाकुंभ। तो आपको लगता है कि उनको जाना चाहिए था? एक संदेश, ये पर्सनल डिसीजन है। रिलीजन की कोई भी चीज किसी व्यक्ति की पर्सनल डिसीजन होती है। मैं उसको पर्सनल डिसीजन पे छोड़ूंगा। मैं क्या करता हूं, क्या नहीं करता हूं, उसके लिए मैं जिम्मेवार हूं। कोई और क्या करता है, क्या नहीं करता, उसके लिए वो जाने। और मैं किसी भी व्यक्ति की जो पर्सनल उसकी रिलीजियस बिलीफ्स हैं, हाँ, आप कुछ ऐसा काम करें कि किसी भी धर्म के या किसी भी व्यक्ति की आप भावनाओं को ठेस पहुंचाएं, तो वो गलत बात है। बाकी वो आपकी पर्सनल डिसीजन है, क्या आप करना चाहते हैं। नहीं, क्योंकि सवाल मैसेजिंग का भी होता है ना। हर बारी ये देखा जाता है कि अगर आपका शीर्ष नेतृत्व क्या एक्शन करता है, चाहे वो राम मंदिर के समय, प्राण प्रतिष्ठा के समय ना जाना हो, तो उसके सियासी मायने निकाले जाते हैं। संदीप जी, निकाले जाते हैं। देखिए, ऐसा है, मैं इसमें सिर्फ आपको एक बात बताना चाहता हूं कि 3 या 4 ऐसे कुंभ होंगे या 2 या 3 ऐसे कुंभ थे जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू गए थे। ठीक है, वो जनेऊ भी पहनते थे, वो संस्कृत भी जानते थे। बल्कि मेरे ख्याल जितने बीजेपी के नेता होंगे सबसे ज्यादा संस्कृत वो जानते होंगे। पर भारतीय जनता पार्टी का जो उनपे हमला होता है वो इन चीजों से कभी कम हो जाता है। इन्हें हमला करना है, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी क्या भावनाएं हैं। ये कभी कहते हैं कि पंडित जी तो गए थे कुंभ में ना, कुंभ में गए थे, उसका मतलब है इनको अगर उनके खिलाफ कुछ बोलना है तो इधर उधर से उल्टी सीधी बातें निकाल के वो बोलेंगे। और इसलिए मैं कह रहा हूं उसका राजनीतिक मैसेज अलग कर दीजिए। राहुल जी कुंभ में जाएं या ना जाएं, भारतीय जनता पार्टी तौर तरीके निकालेगी, उन पर हमला बोलने लगी। आपको याद है एक बार वो आरती कर रहे थे जिसकी तस्वीर अगर कैमरे में आई तो स्वाभाविक उल्टी दिखी, उसी पे कमेंट करने लगे थे। तो इन्हें तो कमेंट करना है,
तो इसलिए ये किस तरीके का एजेंडा सेट करना चाहते हैं उससे आप प्रभावित मत हो। आप अपनी भावनाओं के अनुकूल, अपनी भावनाओं के साथ अपना धर्म का जो जिस तरीके से आप उसका त्योहार मनाना चाहते हैं, उसका पूजा पाठ करना चाहते हैं, वो आप करिए। चलिए ठीक है, क्योंकि खत्म करने जा रहे हैं तो मैं एक आखिरी सवाल पूछ ही लेती हूँ, हिसाब बराबर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, हिसाब बराबर। देखिए, एक चीज है कि एक ऐसा व्यक्ति या एक ऐसी पार्टी जिसने बहुत ज्यादा हम लोगों के खिलाफ दुष्प्रचार किया था, आज वो दुष्प्रचार समाप्त हो गया, दफन हो गया, और इसलिए वो हारे, इसका एक संतोष है, इसकी एक राजनीतिक जीत आप मानिए। लेकिन क्योंकि हम लोग जीत नहीं पाए, हम लोगों के वोट नहीं बढ़े, तो उस हिसाब से इस चुनाव में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसमें कांग्रेस संतोष करे। वापस आके अगर पोस्टमार्टम होता है, आपको दिल्ली की कमान दी जाती है, एक हाइपोथेटिकल सवाल है, आप ये जिम्मेदारी लेने को तैयार है? नहीं, देखिए, अभी तो ऐसा है कि हम लोग सब हारे हुए हैं। हाँ या ना? कह रहे हैं ना, हम लोग सब हारे हुए हैं, और हारने में किसी को जिम्मेवारी नहीं मिलनी चाहिए। हम लोग को संगठित रूप से देखना चाहिए। 4-5 ऐसी बड़ी चीजें हैं क्योंकि अंतरिम अध्यक्ष थे देवेंद्र यादव, हालांकि नहीं, अब तो शायद पूरे हो जाएंगे, क्योंकि देखिए पंजाब में वो थे, उसकी शायद इंटरिम थे, और मेरे हिसाब से वो क्या, देखिए मई जून में आए, उस हिसाब से ठीक ठाक मेहनत की है, ऐसा नहीं है। ऑलमोस्ट एक तरीके से अकेले मेहनत करके उन्होंने एक यात्रा की, उसमें कम से कम दिल्ली में हमारी बातें हुई, हम सबसे कहा लड़ने को, सबसे संवाद किया, एक समझ लीजिए एक माहौल बनाया कांग्रेस के लिए। कम से कम लोग, कांग्रेस में की लोग बात तो करने लगे, और कुछ नहीं, इतना तो कहते हैं कि हमारे कारण आम आदमी बातों से पेट कहाँ भरता है, वोट से पेट भरता है। मौसमी जी, इतना तो लोग आज भाई 19 में तो नहीं कहा कुछ, 15 में तो नहीं कहा, आज ये नहीं कहते कि बीजेपी के कारण आप हारी है, ये भी नहीं कहते कि अपने निकम्मेपन से हारी है। ऑल्दो इस समय एक एंटी इनकम्बेंसी वेव थी, और जो मैं बार बार कहता हूं, हम लोग साथ भी लड़ते तो भी हारते, हमारा वोटर इनको ट्रांसफर नहीं होता। हमारा वोटर जो है, अगर हमको 5% वोट मिला है, तो उसमें 3-3.5% बीजेपी में चला आता, केवल 1-1.5% इनको आता, क्योंकि वो सब इसके खिलाफ थे। नई दिल्ली में लोग कह रहे हैं आपको कि आपने हवा बनाई केजरीवाल के खिलाफ। ओवरऑल हम लोगों ने सबने हवा बनाई आम आदमी के खिलाफ, वो तो सब मानते हैं, पूरी कांग्रेस ने हवा बनाई, किसी ने इंडिविजुअल बनाई, किसी ने संगठन में बनाई, किसी ने क्या बनाई। लेकिन मुझे लगता है इसके कारण एक हम लोगों ने माहौल बनाई थी, और देवेंद्र यादव जी ने उसमें एक मेहनत करके किया। पर हमें थोड़ा सा रुक के जो 5-6 चीजें हमको लगती है जिस कारण से हमें उतना वोट नहीं मिल पाया जितना हमको लग रहा था, उस पर हम लोगों को एक थोड़ा सा सोच विचार करना चाहिए। चलिए, शुक्रिया संदीप जी, उस पर चर्चा हम लोग अपने अगले इंटरव्यू पे करेंगे। पर आपने टाइम दिया। संदीप जी हमेशा बहुत ही जल्दबाजी में रहते हैं, पर हमने उनको यहाँ पे सियासी मौसम के लिए पकड़ा हुआ था, और इस सारे सवालों के आपने जवाब दिए। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी। तो आपने देखा कि चुनावी जो मौसम था उसमें सियासत किस करवट बैठी है, और अब दिल्ली की जनता को एक नई सरकार मिली है। जाहिर तौर पे देश की राजधानी होते हुए दिल्ली पर सबकी नजरें रहती हैं, हमारी भी नजर इस पर बनी रहेगी। लेकिन इस खास इंटरव्यू में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। सलाम, नमस्ते। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। प्लीज तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर